हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हैलोवेरिन्स। हैलोअल्केन्स में देख चुके हैं SN1 SN2। अब हैलोवेरिन्स में हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बट हैलोवेरिन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसान नहीं होता है, वो नॉर्मली होता ही नहीं है। नॉर्मल सिचुएशन में उस टाइप के रिएक्शन होते नहीं हैं। कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके और एरोमेटिक कंपाउंड के हैलोजन को नहीं हटा पाता है। जैसे कि हमारे पास कोई अगर हैलोवेरिन है, बेंजीन है और बेंजीन से कनेक्टेड है Cl, हैलोवेरिन है ये, तो ये Cl इतना आसानी से हटेगा नहीं। तो जब ये हटेगा नहीं तो ये रिएक्शन भी उतनी आसानी से नहीं होगा। तो इट मीन्स कि हैलोवेरिन्स डू नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये नहीं देता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में नहीं देता है। तो अब ये रीज़न हुआ कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं देता है। इट मीन्स कि Cl क्यों नहीं हटता है। तो अगर Cl नहीं हटता है, इट मीन्स कि इसमें जो बॉन्ड है कार्बन और क्लोरीन के बीच का, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसीलिए नहीं ब्रेक हो रहा है। तो हम लोग रीजन देखते हैं पहले कि हैलोवेरिन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं देते हैं। कोई न्यूक्लियोफाइल आके इस Cl को या इस हैलोजन को क्यों रिप्लेस नहीं कर पाता है। तो एक एक करके रीजन देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट रीज़न तो ये है कि कार्बन हैलोजन का जो बॉन्ड होता है, कार्बन और हैलोजन के बीच में जो भी बॉन्ड होते हैं, इसमें ये जो बॉन्ड है कार्बन हैलोजन, वो स्ट्रॉन्गर होता है। अब स्ट्रॉन्गर क्यों होता है, तो इसके पीछे दो रीज़न है। स्ट्रॉन्गर होने के पीछे दो रीज़न है। फर्स्ट रीज़न तो है कि ये जो हैलोजन एटम होता है, चाहे वो क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो या फ्लोरीन, जो कोई भी हो, वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच्ड होता है। जैसे कि अगर हमारे पास कोई हैलोवेरिन है, जैसे अभी देखे थे क्लोरोबेंजीन है, तो ये जो कार्बन इस कार्बन से अटैच्ड है, ये इस कार्बन से अटैच्ड है क्लोरीन, और ये कार्बन क्योंकि डबल बॉन्डेड है इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। अब sp2 से अटैच्ड क्लोरीन जो बॉन्ड होगा, क्लोरीन कार्बन का जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा, उसका लेंथ भी कम होगा, छोटा होगा, वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि उसमें S कैरेक्टर ज़्यादा होगा। sp2 में S कैरेक्टर 33.33% होगा, क्योंकि 100 से अगर हम 3 को डिवाइड करेंगे तो 33.33% आएगा। अब 3 से ही क्यों डिवाइड करेंगे टोटल परसेंट को, क्योंकि एक S और 2 p ऑर्बिटल है, तो 33.33% आएगा। अब जिसमें S का परसेंटेज ज़्यादा होता है वो कार्बन शेयर्ड पेयर को टाइटली हेल्ड करके रखता है और वो बॉन्ड छोटा हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। तो ये फिर क्या होगा, बॉन्ड शॉर्ट हो जाएगा तो स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता है बिकॉज कार्बन हैलोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, and this is stronger because halogen atom is attached to sp2 hybridized carbon atom in हैलोवेरिन्स। किसी भी हैलोवेरिन्स में sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से अटैच्ड होता है। एक रीज़न और है कि अगर हमारे पास कोई हैलोजन एटम है, मतलब कोई हैलोवेरिन है और उसमें हैलोजन एटम है, तो उस हैलोजन एटम के ऊपर डेफिनेटली लोन पेयर्स होंगे, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इसमें रेजोनेंस होगा। जैसे लोन पेयर है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, तो रेजोनेंस होगा ऐसे, इस टाइप से। तो जब रेजोनेंस होगा तो हम नोटिस कर सकते हैं कि इसमें होगा क्या, ये रिंग तो ऐसे ही रहेगा, ये डबल बॉन्ड अनअफेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे कैसा बॉन्ड आ जाएगा, डबल, सिंगल के जगह पे, क्योंकि ये लोन पेयर मूव कर गया और 2 ही पेयर बचेगा हमारे पास। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो प्लस, और ये मूव करके यहाँ आ गया इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पे चार्ज डेवलप हो जाएगा माइनस। तो हम नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे कैसा बॉन्ड आ रहा है, कैसा बॉन्ड आते जा रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो गया इसमें। तो डबल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होता है, तो रियलिटी में ये बॉन्ड देखने में बस सिंगल लगता है, बट रियलिटी में वो सिंगल होता नहीं है, उसमें डबल बॉन्ड नेचर आता है। तो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस क्या होता है इसमें, CX बॉन्ड, कोई भी हैलोजन रहे तो CX बॉन्ड एक्वायर्स डबल बॉन्ड कैरेक्टर, उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने का मतलब क्या हो कि बॉन्ड छोटा हो जाएगा, एंड तो बॉन्ड इसका शॉर्टर, हाइब्रिडाइजेशन की वजह से भी हम लोग बोल सकते हैं और रेजोनेंस की वजह से भी बोल सकते हैं, एंड इट बिकम्स शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर। छोटा हो जाएगा बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा, शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर।
तो जब अगर शॉर्टर हो गया, वो स्ट्रॉन्गर हो गया, तो फिर वो क्लीव ही नहीं करेगा, और जब वो क्लीव नहीं करेगा, टूटेगा नहीं, तो फिर वैसे सिचुएशन में रिएक्शन नहीं होगा। तो ये 2 कॉज हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देने का। और भी कॉज है। तीसरा कॉज क्या है कि अगर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, जैसे कि हम कुछ समय के लिए मान लें कि क्लोरीन यहाँ पे जो है वो निकल गया, वो हट जाए, अगर यहाँ से सपोज करें कि ये Cl हट जाए ऐसे, तो अगर Cl हट जाए जैसे SN1 में होता था उसी टाइप से, तो अगर यहाँ से Cl हट जाए तो डबल बॉन्ड तो एज इट इज रहेगा। Cl क्या बन के हटेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर हटेगा वो, तो माइनस चार्ज के साथ हट जाएगा। तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। अब बेंजीन के ही कॉर्नर पर प्लस आ गया, इसी कॉर्नर पे, इसी कॉर्नर से टूट के निकला है, तो बेंजीन के ही किसी कॉर्नर पर अगर प्लस आ जाए तो उसको बोलते हैं फिनाइल कार्बोकेटायन। फिनाइल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया। एंड फिनाइल कार्बोकेटायन इज हाईली अनस्टेबल, ये बहुत अनस्टेबल होता है। अगर बेंजीन के ही किसी 6 कॉर्नर में से किसी कॉर्नर पर अगर कार्बन पे प्लस आ जाए तो वैसे कार्बोकेटायन फिनाइल कार्बोकेटायन बोले जाते हैं। दे आर हाईली अनस्टेबल। वाई दे आर हाईली अनस्टेबल? बिकॉज दे आर नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ऐसा लग रहा है कि ये डबल पॉजिटिव है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, तो इसमें रेजोनेंस हो सकता है, बट नहीं, इसमें रेजोनेंस नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये डबल इधर प्लस की तरफ मूव किया ना तो डबल डबल रेगुलर हो जाएगा, और वैसे सिचुएशन में बॉन्ड रिंग जो है ब्रेक कर जाएगा। तो इसमें रेजोनेंस नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान देना है। इसमें रेजोनेंस नहीं होता है। या सिंपली ऐसे समझें तो बेंजीन के ही किसी कॉर्नर पे अगर कार्बन पे प्लस आ जाए, मीन्स फिनाइल कार्बोकेटायन बन जाए, तो दे आर हाईली अनस्टेबल बिकॉज दे आर नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है ये, तो ये तो होगा नहीं। तो अगर ऐसे टूट के निकलेगा नहीं तब तो फिर जगह ही नहीं खाली होगा, कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैच नहीं हो सकता है। तो तीसरा सिचुएशन हम लोग ये देखें कि एक तो टूट के निकलेगा नहीं क्योंकि वो स्ट्रांग होता है। अभी देखें कि हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है कार्बन का, इसलिए वो टूट के नहीं निकलेगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। रेजोनेंस की वजह से भी कह सकते हैं हम लोग कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए भी नहीं टूटेगा। लेकिन बाय द वे अगर टूट भी गया तो दे विल जनरेट द हाईली अनस्टेबल फिनाइल कार्बोकेटायन, हेंस दे विल नॉट गिव द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तीसरा रीज़न ये भी है, और इसी वजह से वो एसएन टाइप का कोई भी रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि SN1 में कार्बोकेटायन बनता है और कार्बोकेटायन इसमें बन नहीं सकता है अनस्टेबल होने की वजह से, इसलिए SN1 रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है। और तीसरा और इम्पॉर्टेंट रीज़न एक ये भी है कि अगर हम लोग बेंजीन को ठीक से ध्यान से देखें तो ये है क्लोरोबेंजीन, और इसमें है 3 डबल बॉन्ड। अब ये 3 डबल बॉन्ड मतलब कि पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, तो 3 पाई बॉन्ड है। अब ये जो पाई बॉन्ड होते हैं, जैसे कि अगर ये पेज जो है अगर ये बेंजीन का हो तो पाई बॉन्ड जो होगा वो पेज से ऊपर रहेगा या फिर नीचे रहेगा। तो उसका जो क्लाउड होता है ना, बिल्कुल सैंडविच के जैसा होता है, कि जैसे बीच में सैंडविच में अगर कुछ भी है उसमें स्टफिंग किया हुआ है तो ऊपर का जो सरफेस है नीचे का जो सरफेस है वैसे पाई इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 पाई बॉन्ड में कितने सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब 6 इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। और हम कैसे रिएक्शन की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होता है किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ 3 पाई बॉन्ड्स, बिकॉज ऑफ 3 पाई बॉन्ड्स और बिकॉज ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई इन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होता है, दैट्स वाई। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है तो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव के पास नेगेटिव अप्रोच नहीं कर पाएगा, दैट्स वाई न्यूक्लियोफिलिक अप्रोच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो न्यूक्लियोफिलिक अप्रोच जो है बहुत डिफ़िकल्ट है। तो वैसे सिचुएशन में ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नॉर्मल सिचुएशन में, नॉर्मल कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं देगा। हाँ, तो ये तो नॉर्मल कंडीशन की बात है, बट ऐसा भी नहीं है। अगर हम लोग कंडीशन को थोड़ा चेंज कर दें तो ये रिएक्शन देगा, तो नहीं देगा तो ये सब रीज़न हुआ। अब देगा तो फिर किस सिचुएशन में रिएक्शन देगा, तो देखते हैं एक करके। अब यहाँ पे अगर हम क्लोरोबेंजीन को रिएक्शन करें, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करें यहाँ पे किसके साथ, NaOH के साथ। अब NaOH के साथ अगर रिएक्शन करेंगे और इसको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, 623 केल्विन, क्योंकि नॉर्मली तो हटेगा नहीं। और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, 300 टाइम्स ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा, मतलब 300 atm देना पड़ेगा प्रेशर।
और सेकेंड स्टेप में इसका रिएक्शन हम लोग किसी भी एसिड के साथ कर देते हैं H+ के साथ। वो क्या करेगा कि बताते हैं इसका क्या रोल है आगे। तो अगर हम सिंपली समझें तो NaOH में Na पे प्लस होगा, OH पे माइनस होगा। अब क्या होगा ना कि ये OH माइनस कार्बन पे प्लस, Cl पे माइनस, तो क्योंकि इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर प्रोवाइड कर रहे हैं तब तो रिएक्शन हो जाएगा। और वैसे सिचुएशन में क्या होगा कि Cl जो है वो हट जाएगा। तो Cl का जगह कौन लेगा, ये OH लेगा, नेगेटिव का जगह नेगेटिव लेगा। ये क्या करेगा, कार्बन पे प्लस है, प्लस के पास OH का माइनस आके जुड़ जाएगा, तो प्लस के पास जब OH का माइनस आके जुड़ेगा तो यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा वो, और Cl तो निकल जाएगा, वो NaCl बन के वहाँ से हट जाएगा, NaCl बन जाएगा। अब यहाँ पे H+ क्यों यूज़ किए हैं, H+ इसलिए यूज़ किए हैं, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये जो कंपाउंड हमारा बनता है NaOH से रिएक्शन करने पे जो कंपाउंड बनता है इसको फिनॉल बोलते हैं। और फिनॉल थोड़ा एसिडिक नेचर का होता है, एसिड टाइप का होता है। अब अगर फिनॉल जो बना है तो अगर वो एसिडिक होता है तो ये बना है। अब एसिडिक ये होता है, हम रिएक्शन NaOH से किए तो ये बना, तो NaOH तो सॉल्यूशन में और भी बहुत सारा होगा ना, एक ही थोड़ी होगा कि जो H बना दी। तो NaOH जो है वो बेस है। अब ये एसिडिक होता है, ये बेसिक होता है, तो दोनों क्या करेगा, आपस में रिएक्शन कर देंगे। एसिडिक है तो ये H दे देगा, ये बेसिक है तो ये OH दे देगा, दोनों मिलकर रिएक्शन करके क्या बना लेगा, ONA बन जाएगा। यहाँ पे ONA बन जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा H2O, ऐसे बन जाएगा। ये H हटा यहाँ से तो H और OH मिलकर H2O बन गया, और O पे माइनस होगा और Na पे प्लस, ये दोनों कनेक्ट हो जाएगा तो ये बन जाएगा। तो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। लेकिन क्योंकि हमको यहाँ पे Na नहीं रखना है, H रखना है, ये लाना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, एसिडिफिकेशन करना पड़ेगा। ये एसिडिफिकेशन से क्या होगा कि यहाँ पे जैसे हम HCl अगर ले लिए एसिडिफिकेशन के लिए, तो HCl ले लिए तो क्या हो जाएगा, ये Na और Cl बन के निकल जाएगा और यहाँ पे H कनेक्ट हो जाएगा। तो ये एसिडिफिकेशन क्या करता है कि सोडियम फिनॉक्साइड से फिनॉल को फिर से रीजनरेट कर देता है। तो जब भी हम लोग NaOH यूज़ करेंगे ना तो फिनॉल हमेशा बनेगा और उसके H को हमेशा ये एब्स्ट्रैक्ट करके ये बना देगा, हर बार यही काम करेगा। तो इसको रिप्लेस करने के लिए, Na को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, एसिड से रिएक्शन, मतलब हम लोग करते हैं एसिडिफिकेशन। ठीक है, तो अभी ध्यान ये देना है, हम लोग अभी इस पे फोकस करें हम लोग कि अगर क्लोरोबेंजीन है NaOH से रिएक्शन करेंगे तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, लेकिन अगर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर दिए तब ये प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे प्रोडक्ट नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, रीज़न देख चुके हैं, क्योंकि टूटता नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक अप्रोच मुश्किल होता है, ये सब। अब यहाँ पे क्या है कि इस कंपाउंड का भी अगर हम NaOH के साथ रिएक्शन करें और फिर वही उसी टाइप से एसिडिफिकेशन करते हैं तो यहाँ प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर कम चाहिए होता है, 443 केल्विन चाहिए होता है। यहाँ पे तो 623, यहाँ पे सिर्फ 443 केल्विन टेम्परेचर चाहिए, और प्रेशर भी कम चाहिए होता है, 300 नहीं चाहिए होता है। तो जब ये 443 केल्विन पे जब हम इसको रिएक्शन कराएंगे तो ये Na और Cl NaCl बन के वैसे ही निकलेगा। यहाँ पे क्या कनेक्ट हो जाएगा, OH, और यहाँ पे क्या रहेगा, NO2। तो NO2 एज इट इज़ रहेगा, ये चीज़ ध्यान देना है हमें। अगर इसी कंपाउंड का हम फिर से रिएक्शन करें सेम सिचुएशन में, NaOH के साथ ही करें और सेकेंड टाइम इसका रिएक्शन करें H+ के साथ, तो टेम्परेचर और कम देना पड़ेगा, 368 केल्विन। तो 368 केल्विन टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, फिर से यहाँ पे OH आ जाएगा, और बाकी जो NO2 ग्रुप्स हैं उनको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो जैसे है वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे नोटिस करने वाला चीज़ क्या है कि जब Cl को हटाना था, NaOH से हम रिएक्शन किए, H+ से किए, Cl हटा, बहुत हाई टेम्परेचर प्रेशर दिए तो हट गया, फिनॉल बन गया। ये भी फिनॉलिक टाइप का ही कंपाउंड है, बस नाइट्रो जुड़ा हुआ है, नाइट्रोफिनॉल है ये, और इसमें 2 नाइट्रो है और ये तो फिनॉल है ही, डाइनाइट्रोफिनॉल है ये। तो इसमें नाइट्रो जब आया तो नाइट्रो के आने के बाद टेम्परेचर कम टेम्परेचर पे भी रिएक्शन हो जा रहा है, इतना हाई नहीं करना पड़ रहा है, मतलब रिएक्शन आसानी से हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना पड़ रहा है। जब 2 नाइट्रो हम लगा दिए इसी Cl के साथ, क्लोरीनेटेड कंपाउंड के साथ 2 नाइट्रो जब लगा दिए तो क्या हुआ कि रिएक्शन और आसान हो गया।
प्रेशर तो इसमें देना भी नहीं पड़ता हाई प्रेशर, सिर्फ 368 केल्विन पे ही रिएक्शन हो जा रहा है। कहाँ 623 देना पड़ता था। 2 नाइट्रो के आने के बाद ये Cl कितना आसानी से हट गया, सिर्फ 368 केल्विन में बिना हाई प्रेशर का ये आसानी से हट के OH लग गया। यानी कि नाइट्रो ग्रुप कुछ तो रोल प्ले कर रहा है। नाइट्रो ग्रुप के आने से रिएक्शन जो है आसान होते जा रहा है। मतलब ये हुआ कि Cl आसानी से रिमूव हो जा रहा है। एक और देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल कि अगर यहाँ पे हम Cl ले लेते हैं, 3 नाइट्रो अगर हम यहाँ पे अटैच कर दिए तो इसको सिर्फ H2O के साथ वार्म कर दे थोड़ा सा, या बॉयल कर दें इसको। तो सिर्फ वार्म कर देंगे तो वाटर का जो थोड़ा बहुत OH माइनस होता है, वाटर में ऑटो आयोनाइजेशन की वजह से कुछ OH माइनस होते हैं, सिर्फ उतने ही OH माइनस की वजह से ये मतलब वाटर से ही सिर्फ रिएक्शन कर लेगा तो ये Cl OH में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी नाइट्रो ग्रुप तो एज इट इज रहेगा और बाकी H और Cl मिलके HCl बन जाएगा, वाटर का H और इसका Cl। तो कहने का सेंस ये है कि नाइट्रो ग्रुप के आने से रिएक्शन इतना आसान हो गया। 3 जब नाइट्रो आया तो रिएक्शन इतना आसान हुआ कि बिना बेस का सिर्फ H2O के साथ, जो कि एम्फोट्रिक नेचर का होता है, सिर्फ H2O के साथ थोड़ा सा वार्म किए, हीट भी नहीं किए ज़्यादा, तब भी जाके कंपाउंड बन गया। ट्राई नाइट्रोफिनॉल बोलते हैं इसको। ये 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल ये बोलते हैं इसको। और इसी का दूसरा नाम ये भी है, पिक्रिक एसिड, ये बन जाता है। यानी कि नाइट्रो ग्रुप के आने से जो है रिएक्शन आसान हो जाता है। तो अब सोचना ये ज़रूरी है कि आखिर ऐसा नाइट्रो में क्या है जिससे रिएक्शन आसान होते चला जा रहा है। कम टेम्परेचर कम प्रेशर दे रहे हैं तब भी रिएक्शन हो जा रहा है। तो रीज़न देखते हैं इसका। अब यहाँ पे एक चीज़ जानना ज़रूरी है, ये पहले से पता होना चाहिए कि नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप इज़ अ स्ट्रॉन्ग, ये वीक नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। और वो भी थोड़ा मोड़ा नहीं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। ये -I इफेक्ट शो करता है, -R इफेक्ट शो करता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन खींचता है, जिस भी सिस्टम से जुड़ जाएगा उससे इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा। तो अगर यहाँ पे बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होता है। अभी देख रहे थे हम लोग कि बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होता है और इसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल और इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच में क्या होने लगता है? रिपल्सन। और रिपल्सन जब होने लगता है तो ये न्यूक्लियोफाइल अप्रोच नहीं कर पाता है इसकी तरफ, तो Cl को हटा नहीं पाएगा इससे। जब अप्रोच ही नहीं कर पाएगा इसकी तरफ तो इससे Cl हटाएगा कैसे? तो नाइट्रो ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो अगर नाइट्रो यहाँ पे लग गया, ये नाइट्रो ग्रुप है, इसको ओपन करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ये नाइट्रो ग्रुप है। तो अगर नाइट्रो ग्रुप लग गया तो क्या करेगा ये बेंजीन में जो इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे, उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगेगा। इसमें रेजोनेंस भी होगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो जब इस बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगा। अब यहाँ पे एक नाइट्रो अगर और लगा दो तो ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और घट जाएगा। अगर ये तीसरा नाइट्रो भी लग जाए तो इसमें बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा घट जाएगा। तो बेंजीन में जब इलेक्ट्रॉन घट जाएगा तो इसके पास तो नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी कम हो गया। तो जब उस टाइम पे कोई न्यूक्लियोफाइल आना चाहेगा, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट चुका है, इन तीनों आ जाएगा, तो तीनों इलेक्ट्रॉन को खींच लिया अपनी तरफ, ये इधर खींच लिया, इधर खींच लिया। तो इलेक्ट्रॉन जब घट गया तब तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अप्रोच कर पाएगा ना, और इसको रिप्लेस कर देगा। तो इसको आने में दिक्कत तभी तक था जब तक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा था। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया तो न्यूक्लियोफाइल उतना रिपल्सन एक्सपीरियंस करेगा नहीं बेंजीन रिंग की वजह से, और ये अप्रोच करेगा और Cl यहाँ से हट जाएगा। तो वाई नाइट्रो ग्रुप मेक्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हैलोएरिन ईजियर? Because nitro group is a strong electron withdrawing group, and as a result of this it decreases, I mean nitro group decreases the electron density. इलेक्ट्रॉन withdrawing है तो घटा देगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इन decreases the electron density in benzene ring, and this makes what this makes? And this makes nucleophilic approach
न्यूक्लियोफिलिक अप्रोच को क्या बना देगा, वो आसान बना देगा। दिस मेक्स न्यूक्लियोफिलिक अप्रोच ईजियर हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक अप्रोच, बिकॉज रिपल्सन होगा नहीं अब। तो इस वजह से नाइट्रो ग्रुप जैसे जैसे ऐड होते कि अब एक नाइट्रो होता तो थोड़ा ईजी होता, 2 नाइट्रो ऐड हुआ तो और ईजी हो गया, 3 ऐड हुआ तो और ईजी हो गया, इसलिए यहाँ पे आसानी से रिएक्शन हो गया। ठीक है। अब एक चीज़ और नोटिस करने वाली बात है कि हम नाइट्रो ग्रुप कहीं भी रैंडम अटैच नहीं किए। नाइट्रो ग्रुप जब भी हम अटैच किए तो एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि नाइट्रो ग्रुप जब भी हम अटैच किए तो ये इस जगह पे अटैच किए, इस जगह को ऑर्थो बोलते हैं, इस जगह को भी ऑर्थो बोलते हैं और इसको पैरा बोलते हैं। तो जब भी हम नाइट्रो ग्रुप को अटैच किए तो ऑर्थो पे ही अटैच किए, तब रिएक्शन आसान होते गया। मेटा पे अटैच करते तो उतना आसान नहीं होता। तो ऑर्थो और पैरा पे ही क्यों अटैच करते हैं? अभी जितने भी एग्जांपल्स देखे पीछे, उसमें नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, बट यहाँ पे नहीं था, इस जगह पे नहीं था, इस जगह पे ही था। तो नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे ही क्यों होते हैं? तो क्वेश्चन है कि वाई नाइट्रो ग्रुप इज मोर इफेक्टिव एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, मोर इफेक्टिव एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ड्यूरिंग विच टाइम? ड्यूरिंग न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इन हैलोएरिन। हैलोएरिन में जब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हम लोग देख रहे होते हैं तो उस टाइम पे नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे ही इफेक्टिव क्यों होता है ज़्यादा? तो फिर से हम लोगों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा यहाँ पे मैकेनिज्म को। जिस समय हमारे पास बेंजीन रिंग में क्लोरीन अटैच था, एक Cl अटैच था, अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल आया, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए समझने के लिए। अब हमारे पास ये डबल बॉन्ड है बेंजीन का, ये डबल बॉन्ड है ये बेंजीन रिंग का, ये डबल बॉन्ड है बेंजीन रिंग का। अब अगर हमारे पास कोई न्यूक्लियोफाइल है, जैसे कि OH माइनस का ही यूज़ कर रहे थे, उसी को ले लेते हैं हम लोग, उसके पास लोन पेयर और उसका नेगेटिव चार्ज। तो हुआ क्या कि इस कार्बन पे चार्ज था, थोड़ा सा प्लस था, इस कार्बन पे थोड़ा सा, क्लोरीन पे थोड़ा सा माइनस था, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस पे अटैक करेगा क्योंकि इस पे प्लस चार्ज है। तो ऐसा है कि इमीडिएटली ये Cl ऐसे नहीं निकल जाता है, ऐसा नहीं कि अटैक किया और ये Cl यहाँ से बाहर चला गया। होता ये है कि ये बॉन्ड, मतलब कि ये डबल बॉन्ड, यहाँ का जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक करता है पहले। जैसे ही अटैक करेगा कोई न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे तो Cl इमीडिएटली रिमूव नहीं होगा, पहले ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा। पाई बॉन्ड थोड़ा वीक होता है ना, तो जल्दी ये ब्रेक करेगा। अब ये ब्रेक करेगा तो सिचुएशन कैसा दिखेगा? फिर ऐसा हो जाएगा। फिर ये बेंजीन रिंग, ये डबल बॉन्ड तो अभी नहीं टूटा है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, ये भी अभी वैसे ही रहेगा। ये Cl के पास वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक कर गया, तो होगा क्या कि यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र हुआ है तो नेगेटिव। इस पे क्या अभी Cl हटा नहीं है तो Cl वैसे ही रहेगा, और जिस जगह से Cl कनेक्ट हुआ है उसी जगह पे अब आके कौन जुड़ चुका है? OH। अटैच होने के बाद नेगेटिव चार्ज उसका ख़त्म हो जाएगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया। तो कार्बन के इस कॉर्नर पर कैसा चार्ज डेवलप हुआ? नेगेटिव चार्ज। यानी कि क्या बन गया? कार्बन आयन बन गया, इंटरमीडिएट हो गया, कार्बन आयन बन गया। अब हम नोटिस करें तो ये कार्बन आयन रेजोनेंस में है, लोन पेयर है, ये कार्बन आयन है तो लोन पेयर होगा ही। लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज के साथ लोन पेयर, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, तो ये मूव करेगा लोन पेयर ऐसे। अब ये हम रिएक्शन नहीं दिखा रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो ये लोन पेयर इधर मूव करेगा, तो जैसे ही ये इधर मूव करेगा हम और कैसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं? ये डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर यहाँ मूव किया तो डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये डबल बॉन्ड ब्रेक कर गया इस बार, तो लोन पेयर यहाँ दिखेगा, ये यहाँ दिखेगा। ये डबल बॉन्ड तो अनअफेक्टेड है, बाकी Cl जैसे था वैसे ही रहेगा, ऐसे हो जाएगा। अब फिर क्या है, फिर से ये मूव कर सकेगा ऐसे, और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो आगे का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? आगे का स्ट्रक्चर इधर दिखा देते हैं, तो ऐसे बन जाएगा कुछ, ये डबल यहाँ, ये डबल यहाँ पे, और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा फिर से, और ये Cl और OH तो जैसे था वैसे ही रहेगा। अब लास्टली क्या होगा कि ये OH इधर, ये लोन पेयर इधर आएगा यहाँ पे, और ये Cl को अब बाहर कर देगा। मतलब Cl डायरेक्टली बाहर नहीं होता है, पहले वो क्या डेवलप करता है? कार्बन आयन बनाता है, और कार्बन आयन फिर रेजोनेंस में होता है, यहाँ कार्बन आयन बन जाएगा, यहाँ कार्बन आयन बन जाएगा, और फिर ये बाहर निकल जाएगा। तो फाइनली क्या बन जाएगा हमारा? यहाँ डबल, यहाँ डबल, यहाँ डबल दिख रहा है,
और यहाँ पे Cl निकल गया तो क्या बन गया OH। ये प्रोडक्ट बनता था हम लोगों का, फाइनली Cl हटता था, OH आता था। तो बनता है ऐसे ऐसे बनता है ये। तो हमको सीखना क्या है, बेसिकली हमको ये ध्यान देना है पूरे प्रोसेस में कि ड्यूरिंग द न्यूक्लियोफिलिक अटैक इन हैलोवेरिन कार्बन आयन इज फॉर्म्ड, कार्बन आयन इज फॉर्म्ड। तो कार्बन आयन अगर बनता है तो कार्बन आयन देखिए हम कहाँ बनता है, इस जगह पे कार्बन आयन बना, सब जगह पे कार्बन आयन बना क्या, नहीं, एक यहाँ पे बना, फिर कार्बन आयन इस जगह पे बना, फिर कार्बन आयन इस जगह पे बना, और कहीं नहीं नेगेटिव है, बस 3 ही कॉर्नर पर नेगेटिव। इस कॉर्नर का नाम क्या है, ऑर्थो, इस कॉर्नर का नाम क्या है, पैरा, इस कॉर्नर का नाम, एडजेसेंट कॉर्नर का नाम क्या है, ऑर्थो। यानी कि नेगेटिव चार्ज कहाँ पे अपीयर हो रहा है, कार्बन आयन कहाँ कहाँ बन रहा है, ऑर्थो पे बन रहा है और पैरा पे बन रहा है। तो हम अगर ठीक से देखें यहाँ पे तो इस जगह पे नेगेटिव है, इस जगह पे नेगेटिव है अगर यहाँ पे हैलोजन है तो, और इस जगह पे नेगेटिव है। तो नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है, इलेक्ट्रॉन खींचना जानता है वो, किसी भी नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव को खींच के कम कर देगा, नेगेटिव को खींचना जानता है। जैसे बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, अब ये कार्बन आयन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ तो कार्बन आयन को क्या कर देगा, कार्बन आयन के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन को कम कर देगा। और अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गया कार्बन आयन में, तो कार्बन आयन तो अनस्टेबल स्पीसीज होते हैं ना, तो अगर कार्बन आयन नाइट्रो ग्रुप जुड़ गया, उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ वो रेजोनेंस में ले लिया, तो रेजोनेंस से तो कोई भी चीज़ स्टेबल हो जाता है, तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा कि व्हेन न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन किस पे, हैलोएरिन, ऑन हैलोएरिन, देन कार्बन आयन इज फॉर्म्ड, कार्बन आयन बन जाता है। एंड व्हाट विल हैपन, एंड नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड कहाँ डेवलप हो जाता है, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, एंड नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। तो सिंस नाइट्रो ग्रुप, सिंस NO2 group is strong electron withdrawing group, therefore it stabilizes कार्बन आयन, ये कार्बन आयन को स्टेबलाइज करेगा, स्टेबलाइजेस कार्बन आयन थ्रू -R इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट की, रेजोनेंस से खींचेगा और उसको स्टेबलाइज कर देगा। तो ऐसे आंसर लिखना होता है हम लोगों को, एंड इट स्टेबलाइजेस कार्बन आयन थ्रू R इफेक्ट, दैट्स वाई इट इज़ इफेक्टिव एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे ही तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना, इस वजह से। और फिर इसमें से यहाँ इतना भी स्ट्रक्चर ये दोनों भी ड्रॉ कर देंगे, यहाँ तक भी ये 3 तो सफिशिएंट होगा, क्योंकि इसमें ऑर्थो दिख गया, इसमें पैरा दिख गया। तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं चीज़ों को। अब इसके बाद है कि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। अब तो अभी तक देखे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक, अब हैलोएरिन में एक रिएक्शन और होता है जो स्पेशल टाइप का रिएक्शन है, ये एक्चुअली बेंजीन के किसी भी कंपाउंड में होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो बेंजीन, इसका लेना देना जो है वो बेंजीन टाइप के कंपाउंड से है, मतलब कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड से, एरोमेटिक कंपाउंड जनरली इस टाइप के रिएक्शन देते हैं। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब क्या होगा, सबसे पहले तो ये कि हम लोग इस कॉन्सेप्ट को अब इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के लिए यूज़ करते हैं, मतलब कोई अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल नहीं आएगा, अब कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा। तो अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हैलोएरिन का, तो हैलोएरिन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में दिखेगा कि लोन पेयर ऐसे शिफ्ट होगा या ऐसे शिफ्ट होगा। हम सिंपली स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, अभी कोई रिएक्शन नहीं देख रहे हम। तो जब ये ऐसे शिफ्ट होगा तो क्या होगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, एक्स के पास 2 लोन पेयर रहेगा, हैलोजन के पास नेगेटिव चार्ज यहाँ अपीयर होगा, और ये डबल बॉन्ड तो ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट क्या होगा, फिर से लोन पेयर इधर मूव करेगा, ये इधर चला जाएगा। तो अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा कि यहाँ डबल आया, नेगेटिव यहाँ आया, ये डबल ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे प्लस भी रहेगा, और ये लोन पेयर और ये प्लस चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है वो, इसलिए प्लस रहेगा। फिर क्या होगा कि फिर ये लोन पेयर ऐसे मूव करेगा, जैसे हम लोग पढ़ते हैं पहले से वैसे ही। और इसके बाद का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसके बाद का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसा बनेगा कुछ, ये डबल यहाँ मूव कर गया, लोन पेयर यहाँ मूव किया तो ये यहाँ चला गया, यहाँ पे लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे हैलोजन एटम,
2 लोन पेयर और ये पॉजिटिव चार्ज। अब क्या है इसमें कि नोटिस करना है स्ट्रक्चर्स को। तो स्ट्रक्चर को नोटिस करना है, क्या नोटिस करना है इसमें? नेगेटिव चार्ज नोटिस करना है कि नेगेटिव चार्ज किस किस जगह पे आया है। तो ये नॉर्मल कोई रिएक्शन नहीं है। नॉर्मल अगर हम लोग हैलोवेरिन का रिएक्शन नहीं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो उसमें दिखेगा कि नेगेटिव चार्ज इस पोजीशन पे है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है। इस जगह को बोलते क्या है? अभी देखे तो ऑर्थो, एडजेसेंट को ऑर्थो बोलते हैं, या अपोजिट है ये पैरा है और ये क्या है? ये भी ऑर्थो है। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आया? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आया। अब कोई सोच के बताए, अगर कोई ठीक से सोचे भी कि अगर हमारे पास एक कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है, बेंजीन ही हैलोजन है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आना चाहे कहीं से, ये ऑर्थो है, ये ऑर्थो है और ये पैरा है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा? उस जगह पे जाना चाहेगा जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। मतलब नेगेटिव चार्ज का मतलब ये होता है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन तो हर जगह पे है, लेकिन जहाँ नेगेटिव दिख रहा है वहाँ पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। यहाँ भी क्या है? इस जगह पे भी है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाना चाहेगा? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, या इस जगह पे तो नहीं है, ये तो मेटा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? लो है, कम है कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल ऑब्वियसली वहीं यहीं अप्रोच करना चाहेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इस जगह पे या फिर इस जगह पे या फिर इस पैरा पे। तो सिंस इन हैलोबेंजीन और इन हैलोएरीन्स negative charge appears at ortho and para position. Negative charge appears at ortho and para position. Appears at ortho and para position, and this can be seen from the resonating structures. Means what we can conclude that from the resonating structure, after the drawing resonating structures of halobenzene, it can be seen that the negative charge appears at ortho and para position. And if negative charge appears at ortho and para position, it indicates that the electron density is high at ortho position and at para position. And if electron density is high at ortho and para position, obviously electrophile, I mean positively charged particle, will prefer to attack at the ortho position and it will prefer to attack at the para position. That's why halogen atom is ortho para directing in nature. What does it mean? It means that whenever electrophile get attached to benzene ring or any corner of the benzene ring, then it will prefer to attack or attach at the ortho position or at the para position. It will not attach at the meta position because at this position electron density is higher. तो आंसर जब लिखना होगा तो हम लोग इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर देंगे, मेंशन कर देंगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हायर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन. दिस कैन बी एविडेंट फ्रॉम द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड हेंस इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन एंड हैलोजन एटम इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर. ठीक है, तो अब देखते हैं कुछ हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जिसमें कोई इलेक्ट्रोफाइल आके बेंजीन में जुड़े. और एक चीज़ और क्या है कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ये डायरेक्शन देने वाला है. इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में क्लोरीन कहीं नहीं हटेगा. और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कुछ कॉमन टाइप के ही है, बहुत ज़्यादा है नहीं, जैसे हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन. तो देखते हैं, अगर हम किसी क्लोरोबेंजीन को Cl2 के साथ रिएक्शन करा दें, लेकिन Cl2 तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, हम तो बोले कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा तब जाके इसमें रुकेगा. तो Cl पे तो न्यूट्रल, अभी तो कोई चार्ज नहीं है, और नॉर्मली इस पर माइनस चार्ज होता है, तो इसमें प्लस कैसे आएगा? तो Cl को प्लस में इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एक कैटलिस्ट यूज करते हैं, एनहाइड्रस AlCl3. एक लेविस एसिड है ये एक लेविस एसिड है. तो ये काम क्या करता है, इसका काम क्या होता है, ये क्या काम करता है, इसका फंक्शन क्या है, क्या फंक्शन है इसका? इसका फंक्शन है इट जेनरेट्स इलेक्ट्रोफाइल. ये इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करता है, मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को जनरेट होने में हेल्प करता है. तो ये क्या करेगा कि Cl जो 2 है उसमें से एक Cl पे कैसा चार्ज ले आएगा? प्लस चार्ज. मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे हम लोग कभी, लेकिन अभी रिएक्शन देखते हैं, हमारे लिए अभी काम का यही है. तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेगा, मतलब Cl पे प्लस ले आएगा. तो जैसे ही इस चीज़ को हम देखेंगे ना कहीं पे, एनहाइड्रस AlCl3 या फिर कोई दूसरा लेविस एसिड भी हो सकता है, FeCl3 या FeBr3, ऐसा भी कुछ हो सकता है.
यहाँ पे FeCl3 भी रह सकता है, FeBr3 भी रह सकता है, ऐसा कुछ रह सकता है। तो जैसे ही ये सब हम लेविस एसिड को देखेंगे वैसे ही दिमाग में आ जाएगा कि इसका फंक्शन क्या होता है। तो ये तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। अच्छा, तो जैसे ही आइडिया लगा कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है, तब तो बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन क्या बेंजीन के बाहर होता है? नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन इतने ही दूर में होता है, मतलब यहाँ 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 यहाँ, इसी जो खाली कॉर्नर्स हैं उसी पे होगा। तो उसमें क्या होगा, Cl जुड़ जाएगा, जिस पे प्लस आएगा, 2 Cl है, एक पे प्लस आएगा, एक Cl जुड़ जाएगा उसमें। तो प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे फिर? तो प्रोडक्ट इसका लिखेंगे तो बाहर का Cl जैसे है वैसे ही रहेगा, रिंग जो है वही रहेगा, इसमें कहीं पे Cl जुड़ जाएगा। कहाँ पे? अभी हम देखे थे कि हैलोजन क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो ये डायरेक्शन देगा, ये Cl बोलेगा कि या तो ऑर्थो पे जुड़ो या तो पैरा पे जुड़ो, और कहीं नहीं जुड़ना है। तो अभी जो ये नया वाला Cl आएगा वो कहाँ पे जाके जुड़ेगा? ऑर्थो पे जुड़ेगा। और अगर ऑर्थो पे नहीं जुड़ा तो और कहाँ जुड़ सकता है? इसको एक ऑप्शन और देगा कि ये पैरा पे जाके जुड़े। तो ये 2 प्रोडक्ट बनेगा, एक प्रोडक्ट ये भी बनेगा, एक प्रोडक्ट ये भी बनेगा। तो 2 प्रोडक्ट जब बनेगा तो कोई ज़्यादा बनेगा, कोई कम बनेगा। तो Cl पे तो एक ही में प्लस आया था ना, तो 2 Cl कैसे जुड़ा? एक्चुअली यहाँ पे 2 Cl2 यूज होता है। तो 2 Cl2 में 4 क्लोरीन हुआ, तो एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, और 2 बार HCl बन के निकलेगा। जैसे जैसे यहाँ पे जैसे जुड़ा है एक Cl, जैसे एक Cl2 था मेरे पास, एक Cl यहाँ पे अटैच हुआ इस जगह पे, इस Cl2 में से एक Cl जब यहाँ अटैच हुआ तो एक Cl बचा अभी, एक Cl इस यहाँ के H के साथ HCl बन के निकल जाएगा। हर एक कॉर्नर पे हिडन हाइड्रोजन है एक एक। फिर दूसरी बार जब यहाँ जुड़ा तो यहाँ एक Cl जुड़ा तो यहाँ का एक H निकल के HCl बना, ऐसे होता है। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे हम लोग इसको नॉर्मली लिखते भी नहीं है। तो ये प्रोडक्ट बनेगा। और पैरा प्रोडक्ट जनरली क्या होता है? मेजर होता है। क्यों? ये मेजर होगा और ये माइनर, क्योंकि इसमें Cl दोनों जो हैं वो पास में है। तो इसके लोन पेयर्स के बीच में और इसके लोन पेयर्स के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। लेकिन यहाँ पे इसके लोन पेयर्स तो काफ़ी दूर है ना इनके, तो ये काफ़ी रिलीफ में रहेंगे, इसलिए स्टेबल होगा और ये मेजर बनेगा। अब इसके बाद नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन में क्या जुड़ा? हैलोजन। अच्छा, अगर इसके जगह पे हम Br2 यूज करे होते तो यहाँ पे Br और यहाँ पे Br कनेक्ट हो जाता है। पहले वाला Cl ये तो एज इट इज रहता, यहाँ पे बस Br और Br कनेक्ट हो जाता। तो Cl2 के जगह पे Br2 भी यूज़ कर सकते हैं। कैटलिस्ट सेम रहेगा, तीनों में से कोई एक। अब नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में क्या होता है? नाइट्रो ग्रुप जुड़ता है, NO2 ग्रुप अटैच्ड होता है, इसमें NO2 ग्रुप अटैच हो जाएगा, गेट अटैच्ड। तो इसको अटैच करने के लिए किससे रिएक्शन करना पड़ेगा? जब इसको अटैच करना है तो रिएक्शन करना पड़ेगा कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ। ये बस कैटलिस्ट का काम करता है। जब नाइट्रेशन करते हैं तो ये कैटलिस्ट का काम करता है और ये एसिड के जैसा बिहेव करता है, एसिड कैटलिस्ट है ये। और इसके साथ कॉन्सनट्रेटेड HNO3 भी लेते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे कि जब इन दोनों को हम मिला के यूज़ करते हैं, इन दोनों को मिला के इसके साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे HNO3 जो है वो बेस के जैसा एक्ट करता है, एक्ट एज अ बेस। नाइट्रिक एसिड एक एसिड है, लेकिन H2SO4 क्योंकि उससे भी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए यहाँ पे एसिड जैसा H2SO4 बिहेव करेगा और यहाँ पे बेस के जैसा HNO3 बिहेव करेगा। अब 2 एसिड मिला दिए तो दोनों तो एसिड जैसा एक साथ नहीं बिहेव कर सकता है, कोई एक स्ट्रॉन्ग होगा कोई एक वीक होगा। तो जो स्ट्रॉन्ग होगा वो एसिड के जैसा बिहेव करेगा। तो H2SO4 इस मिक्सचर में एसिड जैसा रहेगा, लेकिन HNO3 को यहाँ पे बेस के जैसा बिहेव करना पड़ जाता है क्योंकि H2SO4 स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये क्या करता है ना कि ये दोनों आपस में मिलकर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा ये। और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे बनता है, वो बनता है NO2+, इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम। तो ये बन जाएगा। तो जब ये NO2+ बन जाएगा, NO2 पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, तो क्लोरोबेंजीन में जाके अटैच हो जाएगा। Cl रहेगा तो या तो NO2 यहाँ जुड़ जाएगा ऑर्थो पे, या तो बन जाएगा Cl में नाइट्रो जुड़ जाएगा पैरा पे। यही 2 प्रोडक्ट बनेगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा मेजर। और रिएक्शन देखते हैं, कुछ सल्फोनेशन की बात कर लेते हैं। तो सल्फोनेशन करना होगा तो इसमें क्या जुड़ेगा? SO3H ग्रुप, ध्यान देना SO3H ये ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है। इसके लिए किससे रिएक्शन करना होता है? तो इसके लिए करना होता है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, बस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। नाइट्रेशन में तो दोनों था ना, इसमें कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 या ऐसे लिखा रह सकता है फ्यूमिंग, फ्यूमिंग मतलब हाईली कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 ये हो सकता है, या इसके जगह पे कोई ओलियम भी लिख सकता है। ओलियम क्या होता है?
वोलियम होता है H2H2O7, इस कंपाउंड को वोलियम बोलते हैं। एक्चुअली ये H2SO4 और SO3 का कॉम्बिनेशन होता है। इसको हम लोग ऐड करके देखेंगे तो 2H, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो 2S और 4 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन 7, इसको बोलते हैं ओलियम। तो H2H2O7 लिखते हैं हम लोग। इनमें से किसी के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट ये बनेगा Cl, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा SO3H। हाँ, इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली इलेक्ट्रोफाइल पर हमेशा प्लस होता है, इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है वो खुद SO3 ही होता है। इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल SO3 ही है, तो SO3 इसमें जाके जुड़ता है। तो फिर ये H कहाँ से आया, यहाँ से जो H निकला ना, इस जगह पे अगर SO3 जुड़ा तो यहाँ से जो H निकला वही H इसमें वापस आके कनेक्ट हो जाता है। ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा। तो ये क्या है, सल्फोनेशन में SO3H जुड़ता है। कैसे SO3H जुड़ेगा, इन सब में से किसी से रिएक्शन करेंगे, या तो फ्यूमिंग H2SO4 से या ओलियम से। कहाँ पे जुड़ेगा, या ऑर्थो पे या पैरा पे। तो पैरा पे जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। और अगर कोई ऑर्थो पे लिख दिया तो बनेगा, बट वो थोड़ा बहुत बनेगा। तो ये प्रोडक्ट भी बनेगा, लेकिन ये होगा माइनर। तो ये प्रोडक्ट बनेगा। इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है सल्फोनेशन का, बहुत बार MCQ में पूछा जाता है। तो SO3 होता है, थोड़ा यूनिक भी है ये। अब हम लोग देखेंगे फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो ये एक नेम रिएक्शन है, दो साइंटिस्ट थे फिडल-क्राफ्ट, दोनों मिलकर इस रिएक्शन को डिज़ाइन किए थे। तो इस रिएक्शन में दो तरह का रिएक्शन होता है, एक अल्काइलेशन होता है, एक एसाइलेशन। अल्काइलेशन में अल्काइल ग्रुप जुड़ता है। अल्काइल मतलब क्या, जैसे कि मिथाइल ग्रुप जुड़ गया या फिर इथाइल ग्रुप जुड़ गया, इस टाइप से कोई ग्रुप जुड़ सकता है। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, कुछ भी। तो इसमें रिएक्शन करेंगे अगर हम, जैसे कि ये क्लोरोबेंजीन है हमारे पास। अब इसका रिएक्शन किया हम CH3Cl के साथ, और कैटलिस्ट ले लिए एनहाइड्रस LCl3 जो हैलोजिनेशन में लिए थे। तो फिर से ये कैटलिस्ट का काम क्या होगा, इसका काम वही है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना। तो किसको इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट करेगा, CH3 को कि Cl को। तो ये CH3 को कन्वर्ट करेगा। दो Cl में से एक ही Cl को Cl+ बनाता था। तो ये Cl इसके LCl3 के साथ कनेक्ट हो जाता है, तो CH3 पे कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल बना देगा CH3+ को। तो CH3 पे जब प्लस आएगा तो फिर Cl क्या करेगा, तो CH3 पे जैसे जब पहले प्लस आएगा, ये बेंजीन रिंग को ऐसे दिखा देते हैं। तो जैसे ही प्लस आएगा तो Cl जहाँ है वहीं रहेगा और CH3 आके जुड़ जाएगा, या तो ऑर्थो पे या फिर CH3 आके अगर ऑर्थो पे नहीं जुड़ा तो पैरा। तो ज़्यादा तो यही बनेगा मेजर, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो Cl कहाँ गया, तो Cl H के साथ मिलके HCl बन जाता है। ये रिएक्शन होता है। अच्छा, ये रिएक्शन है तो मिथाइल हो गया, मिथाइल जुड़ गया। अगर हमको इथाइल अटैच करना हो तो तब कैसे होगा, अगर Cl में इथाइल अटैच करना है तो ये कंपाउंड लेना पड़ेगा, CH3CH2Cl। ये हो गया इथाइल। तो जब ये इथाइल क्लोरो इथाइल हो गया, इसको रिएक्शन करेंगे इसके साथ तो क्या बनेगा, सेम सिचुएशन में एनहाइड्रस LCl3 ये तो लेना ही पड़ेगा यहाँ भी। तब क्या बन जाएगा, तो क्लोरोबेंजीन रहेगा और इस जगह पे जुड़ जाएगा C2H5, या और यही मेजर बनेगा। और यहाँ लिख देंगे तो माइनर बनेगा। तो एक प्रोडक्ट लिखना होता है तो लोग मेजर लिखते हैं नॉर्मली। अच्छा, एक चीज़ और कि अगर हमारे पास ये होता और इसका रिएक्शन करे होते हम CH3CH2CH2Cl, तब क्या जोड़ता, कैटलिस्ट वही लेते एनहाइड्रस LCl3, तो क्या बनता है इसका प्रोडक्ट। तो जब इससे रिएक्शन करते तो इसका प्रोडक्ट थोड़ा अलग बनता है, आइसोप्रोपाइल बनता है। तो हमारा मेजर प्रोडक्ट ये बनता है। यहाँ पे क्लोरीन रहता, इसमें क्या नोटिस कर रहे हैं हम कि Cl यहाँ से हटा तो ये ग्रुप जुड़ गया यहाँ पे आके, यहाँ से Cl हटा CH3 जुड़ गया। यहाँ पे क्या है कि Cl यहाँ से हटा, लेकिन ये इस कार्बन से जाके कनेक्ट होगा, मतलब कि ये रीअरेंजमेंट होता है यहाँ पे। CH Cl3 बीच वाला कार्बन जाके बेंजीन से अटैच होगा, दो के बीच में जो तीसरा, ये जो बीच वाला कार्बन, इधर CH3 रहेगा, बीच का एक कार्बन अटैच हो जाएगा, इसका एक हाइड्रोजन इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये कंपाउंड बनता है। इसका मैकेनिज्म लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन बनता ये कंपाउंड, मतलब प्रोपाइल बेंजीन नहीं बनेगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनेगा। ये दोनों तो कॉमन रिएक्शन है, इसको ज़रूर देख लेना है हमेशा। अब इसके बाद फिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। अब फिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है, फिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है कि इसमें एसाइल ग्रुप जुड़ता है। जैसे हमारे पास बेंजीन रिंग,
क्लोरोबेंजीन है। अगर इसका रिएक्शन करते हैं हम CH3COCl के साथ, कैटलिस्ट वही लेंगे एनहाइड्रस Cl3। तो जब ये कैटलिस्ट लेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो फिर से वही काम, इसका काम इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना। Cl को तो हटा देगा, एक Cl को, इस पे प्लस आ जाएगा। तो जैसे ही इस पे प्लस आएगा यही प्रोडक्ट बनेगा। क्लोरीन यहाँ रहेगा और यहाँ पे CO पे प्लस आया है तो CO जाके इसमें जुड़ जाएगा। और CO के साथ और साइड में क्या है, CH3, तो ये लिख देंगे। पहले CH3 नहीं लिखना है, CO पे प्लस आएगा इसलिए CO पहले लिखा जाएगा, तब CH3 लिखा जाएगा। ये प्रोडक्ट बनेगा। ये कीटोन है एक्चुअली, इस बेंजीन के साथ CO जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड है, ये कीटोन है। अगर हमारे पास ये कंपाउंड होता तो क्या प्रोडक्ट बनता, जैसे CH3 CH2 COCl, ये आपको गेस करना है क्या बनेगा प्रोडक्ट। सेम सिचुएशन, ये भी बिल्कुल आसान है। वैसे ही उसी पैटर्न पे हम बस मेजर प्रोडक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे, ये मेजर है। अब यहाँ पे क्या है, Cl तो हट जाएगा, वो तो बन जाएगा HCl बन के निकल जाएगा। मेजर क्या बनेगा, इस Cl निकलेगा, यहाँ पे प्लस आएगा तो पहले CO, फिर क्या है CH2, फिर क्या है CH3, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। मेजर यही बनेगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन क्या है कि एक डाई एराइल को प्रिपेयर करने का रिएक्शन है, दो एरोमेटिक रिंग को ज्वाइन करने का मेथड है ये। जैसे हमारे पास कोई एक एरोमेटिक रिंग है, उसके साथ हैलोजन है, और उसको अगर हम सोडियम के साथ रिएक्शन कर दें 2 मोल सोडियम के साथ, तो क्या होता है कि एराइल रिंग जो होता है आपस में जुड़ जाता है। कंडीशन ये है कि ये रिएक्शन ड्राई ईथर में होना चाहिए, सोडियम वाटर में यूज़ नहीं कर सकते ना, फायर कैच कर लेगा। तो ये Cl और ये Cl ऐसे निकल जाएगा, ऐसे हम समझने के लिए ऐसे इनक्लोज करते हैं। तो ये Ar और Ar जुड़ जाएगा और प्लस 2NaCl निकल जाएगा। और इसी रिएक्शन को लोग बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमारे पास ये कंपाउंड है बेंजीन, नहीं क्लोरोबेंजीन। फिटिक रिएक्शन में क्लोरीन ब्रोमीन होना चाहिए, क्लोरोबेंजीन। अब इसका रिएक्शन हम कर दिए सोडियम के साथ, सोडियम लिख दिया और नीचे में सॉल्वेंट लिख दिया ड्राई ईथर। तो जैसे ही सोडियम और ड्राई ईथर लिखा हुआ देखे, वैसे ही दिमाग में एक चीज़ आ गया कि फिटिक रिएक्शन। और फिटिक रिएक्शन में तो कपलिंग होता है एरोमेटिक रिंग का। तो जब ये कपलिंग हो जाएगा, ये कपलिंग रिएक्शन नहीं है एक्चुअली, इस कपल वर्ड जो यूज़ कर रहे हैं बस समझने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि इसको कपलिंग रिएक्शन से रिलेट करना है, वो अलग रिएक्शन एक होता है। तो एरोमेटिक रिंग का कपलिंग होता है इसमें, एरोमेटिक रिंग। तो होगा क्या, तो कपलिंग होने के लिए हमारे पास 2 एरोमेटिक रिंग होना चाहिए, ऐसा ऐसा 2 रिंग रहेगा। तो हम क्या करेंगे कि 2 रिंग बना लेंगे ऐसे, एक रिंग और बगल में बना लेंगे ऐसे, 2 रिंग बन गया। तो फिर कैसे होगा, 2 रिंग बन गया तो Cl कहाँ गया, तो Cl 2 बार Cl होगा तो 2NaCl बन जाएगा। तो Cl जैसे यहाँ पे अगर होगा और इसका Cl अगर जैसे यहाँ होगा, इसे रोटेट करके थोड़ा सोचें हम, तो दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड। तो ये बन जाएगा बाईफिनाइल। इस कंपाउंड को बाईफिनाइल बोलते हैं या डाईफिनाइल भी कहते हैं। तो बहुत बार कन्वर्जन भी आता है कि क्लोरोबेंजीन से बाईफिनाइल कैसे बनाएंगे, हाउ विल यू प्रिपेयर द बाईफिनाइल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, देन यू हैव टू राइट द इक्वेशन ओनली, सोडियम ड्राई ईथर ऐसे लिख देना है, ये बाईफिनाइल बन जाएगा। बस 2 मोल का यूज़ करेंगे, बन के प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इसी के जैसा अगर हम एरोमेटिक रिंग नहीं यूज़ करें, जैसे कि नॉर्मल कंपाउंड यूज़ कर दें, कोई हैलो अल्केन यूज़ कर दें, जैसे कि अगर हम R यूज़ कर दें, RCl प्लस 2Na और फिर से RCl, इसी को रिवर्स करके बस लिख दिए हैं, फिर से वही चीज़ ड्राई ईथर। इसमें R और R कनेक्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड से, अल्केन बोलते हैं इसको, अल्केन बन जाएगा, हायर अल्केन, 2 R जुड़ गया तो हायर अल्केन हो जाएगा, डबल कार्बन हो जाएगा इसमें, और 2NaCl बन जाएगा। एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे हमारे पास ये कंपाउंड है CH3 CH2 Cl, यही कंपाउंड है। अब इसका हम सोडियम से रिएक्शन कर दें, हर बार ऐसे अरेंज करके तो लिख के मिलेगा नहीं ना, सोडियम और ड्राई ईथर लिख दें। तो जैसे ही सोडियम ड्राई ईथर लिखे, वो समझ गए कि फिटिक रिएक्शन या उर्ज फिटिक है। तो एरोमेटिक रिंग तो है नहीं, तो उर्ज रिएक्शन है ये। तो इसमें क्या करेंगे कि इस कंपाउंड को हम लिख लेंगे, हमारे पास जो है CH3 CH2। अब ये 2 मोल होना चाहिए, तो फिर से इसी चीज़ को लिखेंगे लेकिन रिवर्स करके। पहले हम इस बार क्या लिखे, CH3 CH2 लिखे। अब क्या करेंगे, CH3 CH2 लिखे, अब लिखेंगे इसको CH3 CH2 ऐसे। ये 2 हमारे पास अल्काइल ग्रुप है ना, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि CH3 CH2 Cl है।
अब इसी चीज़ को हमको रिवर्स करके लिखना होगा तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, CH3CH2Cl, बीच में 2 सोडियम आ जाएगा ऐसे, तो ये क्या बन के निकल जाएगा, 2 NaCl। तो क्या कनेक्ट हो जाएगा, CH3CH2, फिर ये तो निकल गया, फिर CH2CH3 और बीच में कैसा बॉन्ड, सिंगल। तो ये था क्लोरोइथेन, इसका नाम क्या था, क्लोरो, 2 कार्बन है तो इथेन है ये, और ये क्या बन गया, क्लोरो ब्यूटेन। तो ये जितना भी रिएक्शन देखे हम ऊर्ज रिएक्शन, इसमें कार्बन कितना था, 2 था तो 4 हो गया, 2 NaCl भी बनेगा। तो कार्बन को डबल करने का मेथड है, ऊर्ज रिएक्शन इज यूज टू प्रिपेयर द अल्केन विथ डबल द कार्बन एटम, कार्बन को डबल करने का मेथड है, और इससे सिमेट्रिकल अल्केन बनता है, सिमेट्रिकल अल्केन बनता है, अल्केन बनेगा बट सिमेट्रिकल। कैसे, तो जैसे एक आर इधर है तो एक आर इधर है, जैसे इधर 2 कार्बन इधर भी 2 कार्बन, बीच से कट करें तो बराबर बराबर मिल सकता है हमको, तो ये सिमेट्रिकल अल्केन हमेशा बनता है। अब ऊर्ज फिटिक क्या है, तो फिटिक में क्या देखे थे हम कि एरोमेटिक कंपाउंड यूज़ करते हैं, ऊर्ज में क्या देखे कि अल्काइल यूज़ करते हैं, एरोमेटिक नहीं, नॉर्मल चेन यूज़ करते हैं। अगर दोनों को मिक्स कर दें हम, जैसे कि एक एरोमेटिक कंपाउंड यूज़ कर दें ऐसे, ये कोई हेलोबेंजीन ले लेते हैं, और साथ में कोई यूज़ कर दें एलिफेटिक, दोनों यूज़ कर दें। उसमें क्या था कि दोनों सेम ही टाइप का यूज़ करते हैं, इसमें दोनों मिक्स कर दिए, एरोमेटिक भी और एल्काइल भी, और सोडियम ड्राई ईथर ले लें, तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ऊर्ज फिटिक बोलेंगे। क्या होगा, यहाँ पे Cl अगर हम एज्यूम कर लें तो ये Cl और ये Cl 2 NaCl बन के निकल जाएगा, और बेंजीन रिंग में क्या कनेक्ट हो जाएगा, बेंजीन रिंग में कनेक्ट हो जाएगा R ग्रुप, तो ये बन जाएगा अल्काइल बेंजीन। यूज क्या है इसका, जैसे कि अगर हमको क्लोरोबेंजीन दिया गया और बोला गया हमसे कि क्लोरोबेंजीन से मिथाइल बेंजीन बनाना है, क्लोरीन को हटाना है, CH3 लगाना है यहाँ, तो कैसे CH3 लगा सकते हैं, इसको टॉल्वीन भी बोलते हैं। तो कैसे बनेगा, ये 2 NaCl निकाल देंगे, इसका हम कर देंगे रिएक्शन CH3Cl के साथ, तो एक यहाँ का Cl एक यहाँ का Cl, 2 मोल सोडियम से करेंगे 2 NaCl बन के निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या कनेक्ट हो जाएगा, CH3। सॉल्वेंट जरूर लिखेंगे ड्राई ईथर। तो ऊर्ज फिटिक रिएक्शन का यूज़ करके क्लोरोबेंजीन से टॉलिन बन जाएगा, इसका भी यूज़ कर सकते हैं कन्वर्जन में हम लोग। अब हम लोग कुछ पॉली हैलोजेनेटेड कंपाउंड्स देखते हैं, चैप्टर के एंड में ये सब है, जैसे कि क्लोरोफॉर्म। मीथेन में 4 हाइड्रोजन होते हैं, अगर एक ही हाइड्रोजन रखें और 3 क्लोरीन रखें, मतलब कि CH और 3 Cl, CHCl3, तो क्लोरोफॉर्म जो है वो पॉली हैलोजेनेटेड कंपाउंड है, एनेस्थीसिया में इसका यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद कुछ और पॉली हैलोजेनेटेड कंपाउंड है, अगर हम यहाँ पे क्लोरीन नहीं लिख के CHCl3 नहीं लिख के CHI3 कर दें तो ये आयोडोफॉर्म हो जाएगा, B कर दें यहाँ पे तो ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा। तो ये जो है क्लोरोफॉर्म, इसका यूज आइसोसाइनाइड टेस्ट में भी होता है, एमीन को प्रेडिक्ट करने में, एमीन प्राइमरी एमीन जो होता है उसको पता लगाने के लिए भी लैब में इसका यूज होता है, आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं, उसमें इसका यूज होता है। आयोडोफॉर्म क्या होता है, आयोडोफॉर्म एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इससे क्वेश्चंस भी होते हैं। ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होता है, इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होता है। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी क्यों होता है इसमें, बहुत बार क्वेश्चन होता है कि वाई आयोडोफॉर्म, ये येलो कलर का होता है, येलो कलर का होता है, वाई आयोडोफॉर्म हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। तो आयोडोफॉर्म में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी अपना इसका खुद का नहीं होता है, आयोडोफॉर्म ये I2 रिलीज़ करता है, आयोडोफॉर्म रिलीजेज I2 और इट लिबरेट्स I2 एंड दैट I2 हैज़ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वाई आयोडोफॉर्म शोज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़, तो बिकॉज इट रिलीजेज और इट लिबरेट्स I2 एंड दैट I2 हैज़ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। तो वो इसका खुद का नहीं होता है, I2 रिलीज़ करता है, उसमें होता है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। और फ्रियॉन किसको बोलते हैं, तो फ्रियॉन जो होता है ये क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड होता है, इसमें क्लोरीन भी होता है, फ्लोरीन भी होता है। क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव ऑफ मीथेन एंड इथेन। इथेन और मीथेन में क्लोरीन फ्लोरीन जब हम दोनों अटैच कर देते हैं, अब 2 अटैच करें, 3 अटैच करें, 4 अटैच करें, जितना भी है, तो उस डेरिवेटिव को ही क्या बोलते हैं, मीथेन और इथेन के क्लोरो डेरिवेटिव को फ्रियॉन। इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे फ्रियॉन्स होते हैं लेकिन उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रियॉन 12 है। इसका यूज एयर कंडीशन में होता है, AC में होता है, फिर रेफ्रिजरेटर में होता है। इसका फार्मूला होता है CF2Cl2, ये सबसे इम्पॉर्टेंट। और ये भी
ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका रेफ्रिजरेटर में यूज होता है। तो फ्रीऑन 12 का ये फार्मूला याद रखना। एक चीज़ और, क्लोरोफॉर्म जो है, एक चीज़ और है कि इसको अगर ओपन बॉटल में जैसे रख दिया जाए, इसको डार्क कलर्ड बोतल से भी डार्क कलर्ड बोतल में रखा जाता है। इट केप्ट अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, या इसको डार्क कलर्ड बोतल में रखा जाता है। क्यों? बहुत बार ये भी क्वेश्चन होता है कि वाई क्लोरोफॉर्म इज केप्ट इन डार्क कलर्ड बोतल और इट केप्ट अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। क्योंकि अगर डार्क कलर्ड बोतल में नहीं रखेंगे तो क्लोरोफॉर्म आई मीन कि CH_CL3 रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन कर लेता है। कब? जब सनलाइट मिलेगा। तो जैसे ही सनलाइट मिलेगा क्लोरोफॉर्म रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, तो क्या होगा फिर उससे? एंड इट फॉर्म्स COCl2 और HCl बना लेगा ये। तो CaCl2 और अगर HCl बन गया, हाफ यहाँ पे O2 लिख देते हैं बैलेंस करने के लिए। तो इससे क्या प्रॉब्लम है? COCl2 जो है ना, ये बहुत टॉक्सिक गैस है, ये फॉस्जीन है। फॉस्जीन एक बहुत पॉइजनस गैस होता है, तो ये किसी के लाइफ को डेंजर में डाल सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखते हैं। कोई भी स्मेल करेगा तो उसका डेथ हो सकता है। तो क्लोरोफॉर्म केप्ट अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स फॉस्जीन विच इज़ हाईली टॉक्सिक इन नेचर। इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। अब एक और कंपाउंड यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जो पॉलीहैलोजिनेटेड कंपाउंड है, ये है DDT। ये इंसेक्टिसाइड होता है, इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्ट को मारने के लिए यूज़ करते हैं इसका। और ये जो कंपाउंड है 2 कार्बन का कंपाउंड है, इथेन है ये। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ट्राईक्लोरो, 3 क्लोरीन होता है कार्बन पे, ठीक है। उसके बाद डाईफिनाइल, 1 कार्बन पे 2 फिनाइल रिंग होता है, 1 फिनाइल रिंग 2 फिनाइल रिंग, और एक जो खाली जगह बच गया वहाँ पे हाइड्रोजन। और उस फिनाइल में 2 क्लोरीन होता है, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक P और दूसरा P'। ये पैरा है, दोनों के पैरा को PP' से ऐसे रिप्रेजेंट किया गया। तो ये DDT का फॉर्मूला स्ट्रक्चर हुआ। ये इंसेक्टिसाइड के जैसा यूज होता है और ये भी एक पॉलीहैलोजिनेटेड कंपाउंड है। इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं। USA में बैंड है, बट डेवलपिंग कंट्रीज में अभी भी इसका यूज होता है। तो DDT भी एक पॉलीहैलोजिनेटेड कंपाउंड है। PP' डाइक्लोरो से D, डाईफिनाइल से एक D एंड देन ट्राईक्लोरोइथेन से T, इसको बोलते हैं DDT। तो इस चैप्टर में इतना ही था, ये पूरा सब कुछ। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट और भी चीज़ों को देखते हैं, कुछ कन्वर्जन भी देखेंगे। थैंक यू।